जवाब हो गया। और ये जो बात आपने कही कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को वो बड़े गौर से देख रहे हैं, तो फवाद चौधरी साहब जो कुछ एक्टिव हुए हैं कुछ अरसे से, उससे पहले वो खामोश थे और अदालतें भुगत रहे थे, केसेस भुगत रहे थे। अब थोड़ा सा उन्हें शायद ब्रीदिंग स्पेस मिली, अब पता नहीं कैसे मिली है उन्हें ब्रीदिंग स्पेस, आप बेहतर जानते होंगे। आपने तो कल खुद ही कह दिया था कि उनका नाम ही नहीं है उस लिस्ट के अंदर। जी, वो आपने जो पढ़े थे उसमें तो नहीं था नाम। तो फिर ब्रीदिंग स्पेस मिली, लेकिन कैसे मिली असल में, हम मेरा सवाल ये है, लेकिन मेरा अपने आप से सवाल है कि पता नहीं कैसे मिली। तो वो कह रहे हैं कि मैं पीटीआई दोबारा ज्वाइन करने की क्या बात है, मैंने तो कभी छोड़ी नहीं। और वो जो बातें कर रहे हैं ना, लोग उसे समझ रहे हैं कि शायद ये पीटीआई का मौक़िफ़ है, लेकिन आप बेहतर बताएंगे। वो कह रहे हैं कि MBS जो आपने कहा वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से उनका दौरा कैंसिल हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम अचानक उन्हें नवाज शरीफ साहब में ये खूबी नज़र आना शुरू हो गई कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कोई रिजॉल्व कर सकता है, सहरा किसी के सर बन सकता है, किसी के गले में घंटी कोई बांध सकता है, तो वो नवाज शरीफ साहब है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं उन्होंने सियासी अपनी पीटीआई छोड़ी नहीं जी, मगर हकीकत यह है कि पीटीआई ने उनको छोड़ दिया। नहीं तो वो तो अनाउंस कर रहे हैं ना कि हम फवाद को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। खान साहब बड़े नाराज़ हैं फवाद से कि ये कि किधर चला गया था और कैसे बाहर आ गया, इसने कोई बयान भी नहीं दिया, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। तो शक शुबात तो है ना। वो पहले दिन से कि ये जो फवाद है वो इधर भी खेलता है इधर भी खेलता है, पक्की सड़क पे भी चलता है और कच्ची सड़क पे भी चलता है। तो अब बात यह है कि पार्टी ने तो नो कर दिए टू फवाद चौधरी। अच्छा, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं मैं तो पार्टी में हूँ। फवाद चौधरी कहते हैं कि हम डील नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट करेंगे। जी जी, ठीक। उधर से पीटीआई कहती है कि हम डील भी करेंगे, नहीं भी करेंगे। अगर डील करते हैं तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे, और आज फिर ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ हम बैठ जाते हैं। तो पीटीआई क्लियर नहीं है, वहाँ हर जड़ा बंदा उठता है वो अपनी लाइन ले लेता है। अब आइए, आपने ये बात की कि फवाद चौधरी ने ये क्यों कहा है कि जी क्योंकि फवाद चौधरी को नज़र आ रहा है कि अब पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तल्लुकात और ख़राब होने जा रहे हैं, जो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ये जो कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, जो प्रमोशंस हुई हैं आधा इस्टेब्लिशमेंट आर्मी के अंदर, विल डिस्कस दैट। मेरा तजिया होगा कि टाइट हार्ड लाइन आ रही है। तो फवाद चौधरी साहब को भी नज़र आ रहा है ये बात, तो इसलिए फवाद चौधरी साहब ने सोचा अब क्या करें। अब तो हमारी पार्टी तो तैयार नहीं है माफ़ी मांगने के लिए या कोई तस्लीम करने के लिए हमसे गलती हुई है, या उससे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं है, और खान साहब ख़ुसूसन बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि एक चीज़ हो सकती है कि अगर हम इस्टेब्लिशमेंट को ये इशारा जाए कि अगर आप हमसे नरमी नहीं करेंगे तो हम नवाज शरीफ साहब के साथ मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबको इस बात का इल्म है कि शहबाज साहब जो हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट की चोजन है, जाहिर है। वही फवाद चौधरी साहब ने कहा उनके पास तो कुछ नहीं है ही नहीं। तो वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी भी उनके अंदर एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट का खून दौड़ता है, क्योंकि उनके साथ काफ़ी हाथ हुआ है इस्टेब्लिशमेंट से। अभी रिसेंटली भी आप देख लें, वो उनका ख्याल था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मगर बन के कोई और गया। तो जाहिर है, तो फवाद चौधरी का एनालिसिस सही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आउट तो हो गए हैं, ठीक है, मगर अभी उन्होंने सियासत छोड़ी नहीं है। अभी भी वो अब पार्टी को कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपको नज़र आ जाएगा, वो प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे, और उनके लोग जो हैं लाइक राणा साहब वगैरह वो सेंटर में अकोमोडेट होने भी शुरू हो गए हैं। ऐसे ही है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को ये एक दाना दिया डाला है फ्रॉम फवाद चौधरी और उसके साथी जो इसके साथ तावन करते हैं कि मियाँ नू उकसाओ, मियाँ के नाल हाथ मिलाओ। एस्टैब्लिशमेंट जिसलिए ये देखेगी कि ये तो मियाँ के साथ इन्होंने हाथ मिलाने शुरू कर दिए, तो ये गड़बड़ ना हो जाए शहबाज के लिए। और शहबाज हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसलिए ये, और फिर शायद ये सोच के एस्टैब्लिशमेंट जो है इतनी हार्ड लाइन ना ले इनके खिलाफ, तो रास्ते अपने खुले रखे। तो फवाद इज़ प्लेइंग दिस गेम। कि अच्छा, उधर से आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि राना सनाउल्लाह ने भी बयान दे दिया है कि नवाज शरीफ तो हमेशा तैयार है इमरान खान से बात करने के लिए। आया ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने क्या, उन्होंने भी यही सोचा है। नून लीग के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, और ख़ुसूसन जो थोड़ा बहुत है वो शहबाज के हाथ में, नवाज के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है ना। तो वो जो नवाज की जो पार्टी है, जो कि अब वो प्रेसिडेंट भी बनने लगे हैं, असली पार्टी तो मियाँ साहब की है ना। ये तो अब पीटीआई जो नून लीग है, एस जिसे आप कहते हैं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी बन गई है ना। अच्छा। तो मियाँ साहब तो अभी भी इसके ये नहीं समझते कि नून लीग को कभी भी एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी होना चाहिए। वो उनको तो ये फिक्र है कि हमारा बयानिया इमरान खान ले गया, ये तो एस्टैब्लिशमेंट का बच्चा है,
और ये हम तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, अवाम को हमने यही हमारा नारा था। आज वो नारा बड़ा गूंज रहा है मगर ले उसका फ़ायदा इमरान खान ले जा रहा है। तो मियाँ साहब अभी भी ये उनकी ये कोशिश है किसी तरीके के साथ ये सारी स्पेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ना दी जाए, अपने हाथ में भी कुछ रखा जाए। नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते सुनते और उनके काम करते करते जो रह गए हम फारग हो जाएंगे, पीटीआई नून लीग फारग हो जाएगी, तो अगले इलेक्शन तक तो विल बी वाइप्ड आउट। और जो वाइप आउट है वो शहबाज साहब की तो आखिरी स्टिंट है ना। मियाँ साहब ने तो सिर्फ अपना और शहबाज का नहीं सोचना, उन्हें मरियम का भी तो सोचना ना। मरियम इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, लाइक बिलावल इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। तो अगर मरियम नॉकआउट हो जाती है बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस ऑफ शहबाज शरीफ साहब विद द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक, तो फिर क्या रह जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है इसीलिए राणा साहब की तरफ से भी एक चाल आ गई है, ठीक, कि जी वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। हम भी तैयार हैं, वो कह रहे हैं ये भी तैयार है, तो फिर दूरियां कैसे मिटेंगी? इमरान खान साहब नहीं मिटेंगी, सिर्फ बातें होंगी, अच्छा, मिटेंगी नहीं। मगर इशारा दोनों इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है साढ़े नाल हाथ हौली रखो, दूसरा कह रहा है कि साढ़े नाल थोड़ा पीछे हटो, सानू भी जान चलन दो कुछ। हाँ ठीक है, चलें देखते हैं कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसकी हिकमत अमली जवाबी क्या होगी। आगे आइए आपने वो जो बात छेड़ दी थी कि हार्ड लाइन होने जा रही है, वो कैसे आपने? हाँ, हार्ड लाइन होने जा रही है। कल हमने बात की थी कि किस तरीके के साथ डीआर ने सख्त लाइन ली। जी जी। फिर हमने परसों फिर हमने ये कहा कि जी उसके बाद आर्मी चीफ ने तो और भी आगे बढ़ गए। ठीक, आज की जो खबर है या जो कल की खबर है जो आज आई है, जी जी, कल आपने जिक्र कर दिया था उसका, जिक्र कर दिया था, तो वो इसलिए अब आपको बता देते हुआ क्या। अब वो डीजी रेंजर्स जो थे उनको आप ले आए हैं, कहाँ ले आए? किसी ज़माने में थे वो मेजर जनरल उमर बुखारी साहब, हाँ। वो जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के होटल पे रेड हुआ थे, था। जी तो जी। वो अब मेजर जनरल से उनको प्रमोट करके और उनको लगा दिया पेशावर में। जी, 11 को पेशावर में क्यों लगाया? क्योंकि पेशावर का जो पिछले जिन साहब को ट्रांसफ़र किया है जी, और वो साहब जो थे वो मज़ाकरात कर रहे थे किस्म के, या सलाम दुआ ले रहे थे उन साहब के साथ। जी, पीटीआई के साथ कोर कमांडर हाउस गए थे, बड़ी खबर बनी तो थी। वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का नरम रवैया था। जी जी। मगर खान साहब ने जिस तरीके के साथ रवैया अपना रखा हुआ है, तो अब ये इनका ये फैसला कि अब हार्ड लाइन ही होनी चाहिए। अब हार्ड लाइन जो पहला जो बंदा है जो सॉफ्ट लाइन ले रहा था, उसे ये कहा जाए कि अब आप हार्ड लाइन ले, वो बनती नहीं बात। आपको शक्ल भी बदलनी पड़ती है कि लो जी फिर हुण दूजा बंदा आ गया, पहले तो तुहाडे नाल चाह पानी हो रहा सी, तो हुण लित्तर होणगे। तो मतलब है कि ये भी इशारा है, मैसेज है ये, मैसेज है कि पीटीआई के लिए। हाँ, पीटीआई के लिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2 कि डीजी ISPR साहब, हमने कल कहा कि मेरा ख्याल था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, और बड़े इमोशनल थे और बड़े हार्ड लाइनर थे, बड़े सेल्फ राइटियस थे। फिर मैंने कहा कि उसके बाद जब आर्मी चीफ की बात सुनी तो समझ आ गई कि ये एक पॉलिसी का एक हिस्सा है, और पहले उनसे बात करवाई फिर खुद बात की। तो इसका इशारा यही है कि हार्ड लाइन आ रही है, सॉफ्ट लाइन खत्म हो गई। तो उसको रिवॉर्ड मिल गया, ही डिड अ ग्रेट जॉब। अगर इफ दैट वाज द एजेंडा, तो डीजी ISPR फॉलोड द एजेंडा टू द डॉट, और उन्होंने जो मैसेज कन्वे करना था वो कन्वे कर दिया। तो हाँ, तो इसलिए उनको प्रमोट कर दिया और वहीं रखा है। या होता प्रमोट करके चेंज करते तो फिर आप कहते कि शायद वो जो लाइन मिली थी उससे वो डिविएट कर गए। उन्होंने बड़े सही तरीके के साथ जो लाइन मिली थी वो लाइन चलाई, और मेरा ख्याल है उनको उसका रिवॉर्ड मिल गया कि यू स्टे, वी आर गोइंग टू प्रमोट यू एंड कीप द हार्ड लाइन गोइंग। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चेंजेस हैं, दीज आर ऑल मैसेज दैट इनफ इज इनफ, हम वी आर गोइंग टू प्रोसीड अगेंस्ट यू। ओके, व्हाट अबाउट मंगला कोर? नहीं, मंगला कोर में तो मेरा ख्याल है वो रूटीन ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स जो होती हैं ना, वो कहते हैं कि जब नया आर्मी चीफ आता है तो सबसे पहले वो देखता है कौन कहाँ है। इस वजह से वो जो है वो मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, उसकी अपना ये व्यू है, वो सारी फाइलें शाइलें चेक होती है। फिर उनकी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी टीम लाऊं। नेचुरली हर लीडर चाहता है कि मैं अपनी टीम लाऊं। अब तुम आई हो, तुम अपनी टीम लाई हो नहीं? यहाँ आपकी टीम है। नहीं, मतलब तुम्हारी टीम थी, मैं तो इनको इनमें से बहुत कम लोगों को जानता था, मगर तुम्हारी टीम आई है, तो ये सही है ना। दैट्स द वे इट इज। यू आर पार्ट ऑफ माई टीम, they are part of your team. Now they are part of our team. Good, nice. हाँ, तो अब बात यह है कि तो आर्मी चीफ भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा। मगर क्योंकि आर्मी के अंदर ऐसे नहीं होता कि जी चलो जी तुसी उत्थे, तो चलो जी तुसी उत्थे। एक डिसिप्लिन है, हाई डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है, एक इज्जत की जाती है। ऐसे नहीं पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाती जैसे ब्यूरोक्रेसी में होती है। फौज के अंदर ऐसे नहीं होता। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, छोटी सी कहानी। अब कहानियां बड़ी ज़रूरी होती है ना, थोड़ा मिर्चें से समझ भी आ जाती है क्लियर। एक ज़माने में जनरल आसिफ नवाज आर्मी चीफ थे जी, तो खाने पे मैं बैठा हुआ था उनके साथ उनके घर में, तो कोई बात हुई तो मैंने भाई हंस के कहा, कुछ अब बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, किताब में लिखूंगा, कि मैंने कहा जी वो फलाने कोर कमांडर तुम चेंज क्यों नहीं कर देंगे? अच्छा।
ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा तो ही टर्न से मेरे से यार सेठी ये तेरा ख्याल है वो कोर कमांडर है ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਠੀ ਇਹ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ सोल्जर इधर उधर कर देना मैं चकवाल से ना उस एरिया से अच्छा, मैं इधर उधर कर देना इधर-उधर मगर कोर कमांडर ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो मतलब है कि he gave me the answer कि you know it's not like we do in the bureaucracy, establishment division ठा 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 इधर चुके उधर चुके इधर। ਇੱਥੇ तो दिस इज अ सिस्टम एंड इज्जत देनी पड़ती है। आपको ऐसा ओहदा मिलता है कोर कमांडर का, यू कांट, अगर अभी उसके 1 साल 2 साल अभी नहीं हुए तो आप उसको नहीं शिफ्ट कर सकते। इट्स अ ट्रेडिशन, इट्स अ वे, बिकॉज दैट्स द वे द प्रमोशन सिस्टम वर्क्स। आमतौर पे ये कहा जाता है कि कोर कमांडर के बाद आप रिटायर करते हैं वंस यू लीव द कोर, अनलेस देयर इज अ रीजन कि देयर इज सम ट्रांसफर्स एंड आप एक कोर से दूसरी कोर चले जाते हैं या आप वापस जीएचक्यू आ जाते हैं या आप एनडीसी चले जाते हैं। ठीक है। मगर आमतौर पे कोर कमांडर्स कंप्लीट देयर टर्म्स आमतौर पे, अनलेस देयर आर कंपेलिंग रीजंस। अब जो नया आर्मी चीफ आया इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जनरल बाजवा जाने से पहले वो 12 लोगों को मेजर जनरल्स बना गए, ब्रिगेडियर्स टू मेजर जनरल्स, और बाकी लोगों को इधर उधर कर गए। वो उनकी टीम थी। उस वक्त वो सोच रहे थे कि भाई मैंने और भी थोड़ा रहना है। हाँ, जाहिर है वो चल रही थी ना चीजें। तो अब ये टीम जो इस वक्त इनहेरिट की है करंट चीफ्स ने, वो उनकी टीम नहीं है। तो टीम वो उन्होंने अपनी बनानी है। ठीक है। तो उस टीम के लिए थोड़ा बहुत तो रद्द-बदल होगा ना। तो मेरा ख्याल है कुछ रूटीन ट्रांसफर्स हैं अपनी टीम का हिस्सा, कुछ ऐसे है कि कुछ सिग्नलिंग भी करनी है। तो ये आगे भी आप देखेंगे इस किस्म की चीज़ें होंगी। असल में वो कोर कमांडर मंगला का इसलिए पूछा, कुछ दिन पहले रिटायरमेंट हुई थी और आपने उस पर तबसरा भी किया था। मैंने कहा शायद इसमें भी कोई ऐसा रीज़न हो, लेकिन आपने बता दिया 11 कोर का भी और बाकी जो तबादले हुए उनमें मैसेज किसके लिए है समझा दिया हमें।